आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह और मैं हूं करण दानवीर। आज हम बात करने वाले हैं तालिबान की अफगानिस्तान की और अमेरिकन पुल आउट की अफगानिस्तान से। जब से अमेरिका ने अनाउंस किया है कि अब वो अफगानिस्तान खाली करने जा रहा है, वो अपने सैनिकों को बाहर निकाल रहा है, तब से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। अभी तक तो सितंबर में उसने अपने ट्रूप्स पुल आउट करने थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो जुलाई के अंदर ही अपने सारे ट्रूप्स को पुल आउट कर रहा है। अफगानिस्तान में तकरीबन 7,000 अमरीकी और यूरोपियन ट्रूप्स हैं। अमरीका के इसमें करीब 2,500 से 3,000 और बाकी नेटो के हैं। और नेटो कंटिजेंट में सबसे बड़ा कंटिजेंट जर्मनी का है, 1,000 के करीब उनके सैनिक हैं। और कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर II के बाद जर्मन आर्मी के सोल्जर्स की ये पहली ओवरसीज डिप्लॉयमेंट है, कॉम्बैट ओवरसीज डिप्लॉयमेंट। अफगान आर्मी है। अफगान आर्मी तालिबान से मुकाबला कर रही है और ये कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़े इलाके पर तालिबान का कब्जा हो गया है और अफगान आर्मी बहुत ही लिमिटेड इलाके पर काबिज है। काबुल के आसपास, काबुल में और कुछ और जो बड़े शहर हैं वहाँ पे शहरों तक ही महदूद हो गई है और जो रूरल इलाका है, कंट्री साइड है, वो सब तालिबान के काबू में और कब्जे में है। तालिबान 2001 से पहले वाला तालिबान नहीं है, बहुत ही मैच्योर्ड तालिबान है। डिप्लोमेसी में अव्वल हो चुका है। उसका एक इकोनॉमिक प्लान है। अफगानिस्तान के लिए उसका एक अपना नज़रिया है और फॉरेन अफेयर्स में वो बहुत माहिर हो गया है। उसको 2001 से पहले वाले तालिबान के टेम्पलेट में अब हमें नहीं देखना चाहिए। जहां तक तालिबान की नेगोशिएशन का सवाल है, उसने बहुत अच्छी नेगोशिएशन करी कतर में और उसने वो सब चीज़ें हासिल कर ली जो वो चाहता था और अमेरिका को बेसिकली उसने कुछ नहीं दिया। और अभी उसी अग्रीमेंट के बेसिस पर अमेरिका को वो एक तरीके से बैकफुट पर रख रहा है और उसको और इनको अफगान गवर्नमेंट को और अमेरिका को एक तरीके से ब्लैकमेल भी कर रहा है। और वो मसला है प्रिजनर्स को रिहाई का लेकर। जो तालिबान की उम्मीद थी उतने प्रिजनर्स और वो वाले प्रिजनर्स रिलीज नहीं हुए हैं और उसी चीज को बार बार वो याद दिलाता है और उसी के ऊपर वो खेल रहा है। मॉस्को में इनकी बात हुई और अब टर्की में होने जा रही थी, जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। और अब उसकी लेटेस्ट शर्त यह है कि हम टर्की वाले मुज़ाकरात में शामिल होंगे, लेकिन उसके अंदर कोई भी अफगानिस्तान को लेकर डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली वो सिर्फ जाएंगे, मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे ना वो कुछ कमिट करेंगे और ना वो कुछ उम्मीद करेंगे। बेसिकली उनका ये मानना है कि अब हम जंग वैसे ही जीत रहे हैं, अब फालतू में हम अननेसेसरी क्यों मुज़ाकरात करें, क्यों अफगान गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, वो तो वैसे ही हारी वाली टीम है। तो ये एक चीज निकल के आई है और अब जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो थिंकर्स हैं, जो मिलिट्री हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना है कि अफगानिस्तान मोस्ट लाइकली एक सिविल वॉर में प्रवेश कर जाएगा। तो अब इसके 2-3 सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो तो बड़ा सीधा सीधा है कि अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉ होंगे और तालिबान जो है काबुल पर कब्जा करके और अपना झंडा गाड़ देंगे और अपनी हुकूमत को दोबारा से बहाल करेंगे। दूसरा जो ऑप्शन जो नज़र आ रहा है या दूसरी जो सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो ये है कि अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस जो है वो काबुल को शायद बचा पाएंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स और शहरों पे वो काबिज रहेंगी। रन ओवर नहीं मिलेगा तालिबान को और एक किस्म का एक स्टेलमेट सा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अफगान आर्मी के ऊपर बहुत सारा पैसा, ट्रेनिंग हुआ है और अफगान आर्मी स्पेशली जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं
उनमें दम है और वो तालिबान को अच्छी टक्कर भी देती हैं। उनके पास छोटी मोटी एयरफोर्स भी है, कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं अटैक तो, और इतना ही नहीं, अमेरिकन सपोर्ट बाहर से मिलेगी अगर ऐसी सिचुएशन पड़ेगी। अमेरिका भी बेसिस ढूंढ रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि हमें अफगान गवर्नमेंट की सपोर्ट में आना पड़े तो हम उसकी सपोर्ट में एयर पावर के थ्रू आ सकते हैं। अभी हाल ही में खबर सुनी होगी कि वो पाकिस्तान के अंदर एयर बेस ढूंढ रहा है और पाकिस्तान ने उससे इनकार कर दिया है। अब इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है और हिंदुस्तान इस सबको कैसे देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब पाकिस्तान को अगर हम अफगान वॉर के टाइम से 77 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें और जिस तरीके से जियाउल हक के रवैये रहे, जिस तरीके से मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो उसके बाद आती रही, जो रवैया रहा वो दुनिया को समझ में आ गया है, अब सबको समझ में आ रहा है। वो बेसिकली एक डबल गेम खेलता रहा। वो जियाउल हक पहले सोवियट्स का हुआ दिखाकर उन्होंने बहुत सारी एड हासिल करी, उन्होंने अपने मुल्क को मुजाहिदीन का बेस बनाकर अरबी ममालिकों से, मुसलमान ममालिकों से बहुत सारे पैसे अर्जित करे और इन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने कश्मीर में किया और इसी चीज का फायदा उठा के इसी की आड़ में उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की चोरी करी और उस चोरी करी हुई टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए। उसके बाद भी जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे उन्होंने एक तरफ तालिबान को सपोर्ट की, पूरी तालिबान की अगर आप पुरानी फुटेजेस देखें और पुराने 2001 के जब एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था उसकी रिपोर्ट्स पढ़ें तो मेजॉरिटी ऑफ द तालिबान वर बेसिकली पंजाबी पाकिस्तानी। और मुशर्रफ उस समय बहुत आहत हुए थे जब उस तरीके के वीडियोस आए थे और उन्होंने एक जगह कहा भी था कि हमारी प्रायोरिटी है इन लड़कों को वहां से निकालने की। एंड पाकिस्तानीज वर कंसर्न। पाकिस्तान के अंदर एक बहरान किस्म का सा पैदा हो गया था, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, ना हाँ कहते बन रहा था ना कहते बन रहा था। तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ तालिबान क्योंकि तालिबान के थ्रू वो अपनी पावर को एक्सटेंड करता है अफगानिस्तान में, जिसको वो अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस या स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड मानता है। कितना बैकयार्ड है, कितनी स्पेस है आज की तारीख में, दैट इज डिबेटेबल, बट अभी भी तालिबान को वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। और पहले मुशर्रफ के टाइम में और उसके बाद एक फियर वेस्टर्न कंट्रीज को दिया गया कि अगर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं ज्यादा होती हैं, आतंकवादी काबिज होते हैं, तो न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो उनके ऊपर डेंजर है। ये एक नैरेटिव सेल हुआ और इस नैरेटिव को सेल करने के बाद अमेरिकन इनसिक्योरिटी बढ़ती है और उस इनसिक्योरिटी से वो पैसा लेते हैं। हर चीज का जो केंद्र है वो पैसा है। अब भी ये कोशिशें करी जा रही हैं, अब भी इस चीज की बात हो रही है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में आती है तो पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजी बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद बढ़ जाएगा और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स खतरे में है। ये अभी 2-4 दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट पढ़ी। तो ये दोबारा से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये बड़ा सिस्टम बड़ा सही है कि पहले जो इस तरीके के जर्नलिस्ट हैं उनको रोप इन करके इस तरीके की स्टोरीज निकाली जाती हैं, उसके बाद कोई ना कोई अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का आला अधिकारी उस स्टोरी को बैक कर देता है। और अभी रिसेंटली सेंट्रल कमांड के जनरल साहब हैं आपके अमेरिकन, उन्होंने इस बात को कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर खतरा मंडराएगा अगर अफगानिस्तान पे तालिबान काबिज होते हैं और पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद बढ़ता है। तो ये पुरानी स्टोरी है, उसको दोबारा से रीपैकेज करके दोबारा से अब ये रीसरफेस हो रही है। पाकिस्तान एक तरफ तालिबान को बैक कर रहा है। अभी रिसेंटली जो मैंने अभी बताया कि टर्की के अंदर जो बातचीत होने वाली है, उस बातचीत के लिए पहले तालिबान तैयार नहीं हो रहा था, अब वो तैयार हो गया है। जैसा मैंने बताया कि वो कुछ पेश नहीं करना चाहता और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, तवक्को भी नहीं है उसकी। तो इसके पीछे भी पाकिस्तान ने बोला है कि भाई ये हमने बड़ी मुश्किल से इनको मनाया है
तो पाकिस्तान ने एक तरीके से अपने आप को ये भी बताया है कि वो पूरी दुनिया के साथ है और तालिबान के करीबी नहीं है। तालिबान को वो नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आ रहा है, वो अपनी पावर भी बता रहा है। एट द सेम टाइम उसने बड़ा स्मार्ट गेम भी खेला है, तालिबान को कन्विंस करा है कि आप ना कुछ देंगे ना आप लेने की कोई तवक्को करेंगे, क्योंकि आप तो जीत रहे हैं। अब कल की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की रिक्रूटमेंट बढ़ गई है। अफगानिस्तान में तो जो बढ़ी है सो बढ़ी है, बट बड़ी दिलचस्प बात है कि खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के अंदर भी पठान लड़कों को रिक्रूट किया जा रहा है। और वैसे अफगान तालिबान पाकिस्तान में बैंड है, लेकिन ये रिक्रूटमेंट ड्राइव पूरे जोर शोर से चल रहा है। जैसा मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान तालिबान के थ्रू अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड पर दबदबा बना के रखना चाहता है। उसको बहुत बड़ी तकलीफ है कि हिंदुस्तान वहां पर है। हिंदुस्तान वैसे वहां पर डेवलपमेंट के कार्य कर रहा है, कहीं पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रहा है, कहीं अस्पताल बना रहा है, कहीं रोड्स बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया है कि हिंदुस्तान इसकी आड़ में पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद बढ़ा रहा है, जिसकी कोई आज तक कोई सबूत है, ना कोई डोजियर पेश किया गया है। और जो डोजियर इन्होंने साल डेढ़ साल पहले जो यूएन में पेश किया था उसमें कोई सबूत नहीं था, उसको किसी ने सीरियसली भी नहीं लिया। एक्चुअली पाकिस्तान का पूरा किरदार जो है वो शकिया तौर पर देखा जाता है। लेकिन अब दुनिया स्मार्ट हो गई है, दुनिया समझ चुकी है पाकिस्तान का गेम, तो कितना गेम ये चल पाएगा ये बताकर कि पाकिस्तान में आतंकवाद हो गया तो न्यूक्लियर एसिड्स जो है वो खतरे में हो जाएंगे वगैरह वगैरह, ये कितना यूएस एस्टैब्लिशमेंट के लोग इसको बाय करेंगे, नहीं करेंगे। मोस्ट लाइकली वो नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीबडी हैज सीन थ्रू द पाकिस्तानी साइकोलॉजी एंड द सिस्टम द वे इट वर्क्स। तो इंडिया का इसमें क्या रुख रहेगा? देखिए, इंडिया खुश नहीं है कि जिस तरीके से अमेरिका बाहर जा रहा है, लेकिन इंडिया इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के कोई पावर स्टेक्स नहीं है वहां पर। ठीक है, आपने दुनिया भर का पैसा वहां पे लगाया, आप वहां रोड बना रहे हैं, आप अस्पताल बना रहे हैं, बट पावर में स्टेक्स नहीं है। आपने कोई स्टेक्स नहीं बनाए। जब मैं पावर में स्टेक्स कहता हूं तो आपको तालिबान के अंदर भी अपने स्टेक्स बनाने चाहिए थे। इतने सालों में आपको तालिबान से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए थी, तालिबान के अंदर भी आपने अभी तक घुस जाना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया है। तो इंडिया का पावर में कोई स्टेक नहीं है। जब तालिबान आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको अपना बोरिया बिस्तरा उठा के और सिसकते हुए वहां से निकल के और हिंदुस्तान वापस आ जाना पड़ेगा, और यहां से बैठकर आप नज़ारा देखेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन शेप हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग द मुस्लिम वर्ल्ड एंड द चाइनीज, वो ये नहीं चाहते कि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज होकर और एमिरेट बना दे, शरिया लॉ लागू करके उसको एक कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट बना दे। इसमें कोई भी सहमत नहीं है, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि तालिबान के अंदर भी अलग अलग शौरा हैं, और एक शौरा है जिसके अंदर आपका ईरान का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। इसी तरह उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और जो नदर्न जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं आपको असर दिखता है। साथ में पाकिस्तान का असर तो है ही है। तो इतनी कोहेसिव फोर्स भी नहीं है तालिबान, और उसके अंदर भी आपको डिवीजन ऑफ क्रैक्स दिखेंगे। तो वो आगे चल के अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो सिविल वॉर की तरह होती है, तो ये सारे फैक्शन जो है बिखर सकते हैं और काफी ज्यादा लड़ाई हो सकती है। और अगर ऐसे सूरत हाल बनेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा, उसकी इकोनॉमी के ऊपर होगा। बहुत सारे रेफ्यूजीज पाकिस्तान आ जाएंगे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही जर्जर है, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पख्तूनवा में चल रहा है, अभी वो पीसफुल तरीके से चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन बदली होगी अफगानिस्तान में, डूरेंट लाइन की एक समस्या बहुत सालों से चली आ रही है, वो चीज फिर उभर के आएगी, और पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीसफुल रहेगा, इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। और अगर वो पीसफुल नहीं रहता है तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन इस चीज का होगा। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के फेवर में बिल्कुल नहीं जाती हैं। और
लेकिन ओवरऑल अगर इसको समझें तो अफगानिस्तान के अंदर आने वाले समय बहुत ही गंभीर होने वाले हैं, चाहे वो तालिबान आ जाए, चाहे वो सिविल वॉर हो जाए, या काबुल और तालिबान के बीच में एक स्टेलमेट टाइप सिचुएशन हो जाए। तीनों हालात में लड़ाई जारी रहेगी और ये काफी समय तक लड़ाई चलने के आसार हैं, और इसका असर जो है पूरे इलाके में, पूरे अफगान पाकिस्तान रीजन के ऊपर पड़ेगा। उसमें इंडिया भी शामिल है, उसके अंदर ईरान भी है, उसके अंदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी हैं। वहीं अमेरिका जो बात कर रहा है कि हमें कुछ एयर बेसिस मिल जाए, तो तालिबान ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि जो भी मुल्क एयर बेस देगा अमेरिका को वो हमारा दुश्मन होगा, और उसके बाद वो भी अंजाम भुगतने को तैयार है। तो बेसिकली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी एक वार्निंग दी है, और पाकिस्तान तो कतई भी इस चीज पे सहमत नहीं हो सकता है। वो बात और है कि अमेरिकन नेवल पावर बड़ी स्ट्रांग है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स अरेबियन सी में है, और यहाँ से वो टॉम हॉक जैसे क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करके किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। साथ ही उनके B-52 बॉम्बर्स और स्टार फोर्ट्रेस वो भी इस इलाके के अंदर हैं, चाहे वो डियोगो गार्शिया में हो, चाहे वो कतर में हो। तो यहाँ भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके वो अपने फाइटर्स को, या जो ये बड़े बम्बर्स हैं इनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं है, इनका इस्तेमाल करके और एयर पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन फिर भी अमेरिका चाहता है कि कोई एक नजदीक में एयर बेस मिल जाए जिससे वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सर्वेलेंस कर सके और उस तरीके की कार्रवाई भी कर सके। लेकिन अभी उस चीज की तलाश है, वो चीज उसको नहीं मिली है। तो आज की बात और आज की जो स्टोरी है, आज की जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि अफगानिस्तान में पीस रिटर्न नहीं हो रही है, शांति बहाल नहीं हो रही है, और आने वाला समय जो है वो बहुत ही टाइट है, और बहुत उसके गंभीर नतायज होंगे जिस तरीके से अमेरिका वहां से छोड़ के जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि अब अफगानिस्तान के अंदर वो ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जो आतंकवाद है वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है, वो कहीं भी और किसी भी रूप में उभर के आ सकता है। तो अफगानिस्तान के अंदर ही पूरा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आतंकवाद सीरिया में है, लीबिया में है, और पूरा अरब वर्ल्ड है, और मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वहां पर किसी ना किसी रूप में ये उभर के आ गया है। बहुत सारी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन यूरोप में है, अमेरिका में है, वहां भी लोन वुल्फ अटैक देखने को सुनने को मिलते हैं। तो एक अलग ही किस्म का डायमेंशन हो गया है। तो अफगानिस्तान में रह के वो बड़ा जो लार्जर पर्पस है फॉर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दैट इज व्हाई दीज गाइज आर गोइंग आउट। वेल व्हाट एवर बी द रीजन, हम सबको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में आग लगती है तो उसकी तपिश हमें भी महसूस होती है। बहरहाल आज की बात यहीं तक। अगली बार फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद।